स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम आप लोग जानते हैं NCERT शॉर्ट्स। ठीक है, और हम लोग जैसा कि बात कर चुके थे कि साइंस को इंक्लूड करेंगे इस बार और बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे से, लेकिन मंडे को मैं किसी कारण से बाहर गया हुआ था तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हम लोग संडे तक, ठीक है, जो इस वीकेंड का लास्ट डे होगा उस दिन तक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने बायोलॉजी के इसमें इंक्लूड किए हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, और करेंट अफेयर्स जो अक्टूबर से रहेगा, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल वाला, क्योंकि सितंबर तक हमने कंप्लीट किया हुआ है, और बिहार का करेंट अफेयर जुलाई टू जुलाई रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे वो भी आज ही। ठीक, तो आप लोग देखना ना भूलें। मन करे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, नहीं करेगा मन तो कोई बात नहीं। देखिए, आप यहाँ पे आते हैं कि आप कुछ सीख सकें, आपको मदद हो सके कि आपके एग्जाम में आपको अच्छा नंबर आए। ठीक है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। ठीक, मैं इसलिए जो है ये सब चीजें नहीं करने के लिए कहूंगा कि शेयर करें, लाइक करें, फलना करें, देखना करें। बट मन अगर आपका करे, आपका दिल खुश हो जाए डिस्कशन से, ठीक है, आपको फायदा पहुंचे, इस डिस्कशन से कुछ सीखने को मिले, तो मर्जी के ऊपर है आपके। ठीक है, चलिए, तो और ज्यादा ना इस बात को बढ़ाते हुए, क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबा होने वाला है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम है बायोलॉजी के इस पहले चैप्टर का जैविक वर्गीकरण, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका सामान्य सा परिचय ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की ऐसी शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम जीवित चीजों, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में गहराई से पढ़ते हैं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो सबसे पहले लेमार्क ने 1801 में दिया, ये फ्रांस के थे। उसके बाद ट्रेवी रेनस ने दिया, जर्मनी के थे। ठीक है, तो इन दोनों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया सबसे पहले। फादर ऑफ जियोलॉजी जिसको कहते हैं उसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, और ये हमारे अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक इन्हीं को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपनी किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमलियम, ठीक है, जिसमें लगभग 500 जानवरों का इन्होंने वर्णन किया। ठीक, तो ये फैक्ट्स आप लिखते जाएंगे, नोट्स करते जाएंगे। ठीक है, नोट्स में नोट करते जाएंगे, आप साइंस का एक नोट बनाएंगे जिसको आप क्विकली रिवाइज कर सकें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ बॉटनी भी यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस, और इनकी किताब आई थी, इसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम। ठीक, लिख लीजिए, अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो आप सुनिए और सुन के लिखिए। ठीक है, चलिए, सजीवों के लक्षण क्या हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक, तो कोई भी चीज सजीव, जिंदा क्यों है, उसके कुछ खास फीचर्स होते हैं, इसलिए हम उनको जीवित मानते हैं, सजीव मानते हैं, जो उसे निर्जीव होने से भी, यानी नॉन लिविंग होने से भी अलग करता है। तो वो फीचर्स क्या है? पहला तो फीचर्स है कोशिकीय संगठन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब सेल के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी और मुख्य इकाई होती है, समझ गए? चलिए, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर जिंदा रहने के लिए जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें मेटाबॉलिज्म यह मतलब कहते हैं, और ये जो है वो दो तरह का होता है। ठीक, तो पहला जो है वो है एनाबॉलिज्म, यानी उपचयन। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़ जाएं और एक बड़ा सा जो है जटिल कुछ बना दे, तो इसको जो है एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे शरीर का ग्रोथ होता है, यानी छोटा सा शरीर होता है, धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं, है ना, तो ये क्या है? ये एनाबॉलिज्म है। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, छोटे छोटे, ठीक है, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक, अपचयन, उपचयन, अपचयन, समझ गए? तो जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है और एनर्जी निकलती है, तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे श्वसन यानी रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है। ठीक, समझ गए?
अब वृद्धि किसको कहते हैं, ग्रोथ किसको कहते हैं? तो भोजन से एनर्जी लेकर शरीर में नई कोशिकाएं जो बनती हैं, हमारे आकार को बढ़ा देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। समझ गए? अब प्रजनन किसको कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? तो अपने जैसा जैसे हम अपने जैसा नया जीव जन्म देते हैं, और ये जो जन्म देने की हमारे पास क्षमता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। समझ गए? चलिए, अब चेतना किसको कहते हैं, कॉन्शियसनेस। तो आसपास के माहौल, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है, धूप, पानी, गर्मी या किसी भी टच के प्रति जो रिएक्शन होता है, हमारा रिएक्ट करना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा अगर आप छुएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है। और अगर हमको चोट लगेगा तो क्या होगा, दर्द होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं विज्ञान की भाषा में। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य लक्षण क्या है सजीव होने के? मूवमेंट, गति, पोषण, न्यूट्रिशन और उत्सर्जन, यानी मलमूत्र का बाहर निकलना भी, समझ गए, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का लक्षण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट्स यानी पादप और जंतुओं के बीच हम लोग अंतर को देखेंगे, क्या क्या मुख्य अंतर हैं। तो फीचर्स के बेस पे देखते हैं। तो पादप जो है वो प्लांट से कैसे डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की यानी सेल वॉल की, तो ये पाई जाती है प्लांट के अंदर जो सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। और हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है। वहीं प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण पौधे का रंग हरा होता है और खाना बनाने में मदद करता है। हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। रसधानी की बात करें तो पौधों में ये बड़ा होता है, ठीक है, और ये सेल से इसमें जो है सेल से भरी होती है, ठीक है। और सेल से क्या होता है, मान लीजिए पौधा है और ये इसका पत्ता है, पत्ते में जो डॉट डॉट होता है इसी में सेल सेप्स भरी होती है, ठीक है, इस छिद्र में। ठीक, समझ गए? जो कि मतलब इसके पोषण पहुंचाता है, वृद्धि करता है, ठीक है। चलिए, जंतु कोशिकाओं में ये बहुत ही छोटी होती है, क्या होती है, रसधानी जो है बहुत छोटी होती है, वैक्यूल्स, ठीक। और अगर हम बात करें सेंट्रोजोम की, तो पौधों को छोड़कर ज्यादा, मतलब कुछ पौधों को छोड़कर ज्यादातर में ये होता ही नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें एनिमल की, तो ये न्यूक्लियस में के पास होता है और सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में मदद करता है। वहीं पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की, तो पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। वहीं एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। अपवाद में यूग्लिना है, यूग्लिना अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। चलिए, पौधे जो है वो गति नहीं करते हैं, वो एक ही जगह टिके रहते हैं, मतलब टिके रहते हैं, मिट्टी के अंदर स्थित रहते हैं, मिट्टी पर स्थिर रहते हैं। बस उनकी पत्तियां और कलियां जो है थोड़ी हरकत करती हैं। लेकिन अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। क्लोमाइडोमोनास जो है ये एक शैवाल है जो तैर सकता है, ठीक है। ये पौधों के अंदर आता है, पौधों के ग्रुप में आता है, समझ गए। वहीं जंतु की बात करें तो भोजन और रहने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह ये भटकते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अपवाद की बात करें तो कोरल और स्पंज एक ही जगह जमे रहते हैं, ठीक है। ग्रोथ की बात करें तो पौधे जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है इनके अंदर, और उसके वजह से जो है पूरे जीवन काल में ये बढ़ते रहते हैं। जंतु की बात करें तो इनका ग्रोथ एक निश्चित एज तक ही होता है, फिक्स जो है एज होता है, वहीं तक होता है, और उसके बाद इनकी लंबाई बढ़ना रुक जाता है। एक्सक्रीशन की बात करें, यानी बाहर कचरा जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना है, उत्सर्जन करना है, तो पौधों में कोई भी स्पेशल सिस्टम नहीं होता है। ये अपने अंदर ही शरीर में ही जमा रहता है, जैसे तेल, गोंद और राल जो है ये पदार्थों को अपने बाहर निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं होता है, जमा होता है इनके अंदर, धीरे धीरे बाहर निकलता है, ठीक है। किसी भी तरह आप देखेंगे कि कहीं पे आप काट दें, कहीं पे थोड़ा सा छील दे तो वहां से गोंद निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। चलिए, जंतु में क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसमें जो है हम क्या करते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक जो एसिड है, खतरनाक कचरे, वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं अपने मल मूत्र के द्वारा, ठीक। चलिए,
अब बात करते हैं रिस्पॉन्स रिएक्शन की अनुक्रिया। तो पौधों में जो है नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसलिए धूप या टच के प्रति इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, बहुत ही धीमा होता है। ठीक है, जंतु जो है इनमें दिमाग होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, इसलिए किसी भी खतरे या बाहरी चीज पर ये तुरंत जो है रिएक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें जो है आप नोट्स में नोट करते जाएंगे अपने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों के नामकरण की दुई नाम पद्धति बायोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे हमारा एक फर्स्ट नेम होता है और दूसरा जो होता है वो सरनेम होता है, वैसे ही दुनिया के हर जीव का इंटरनेशनल साइंटिफिक नाम रखने की शुरुआत जो है वो कैरोलस लीनियस ने की थी। और इसी तरह नाम रखते हैं, जो पहला है ना जेनरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसीज का नेम होता है इनका। ठीक है, तो फादर ऑफ टैक्सोनेमिंग कहते हैं वर्गीकी का पिता किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। ठीक, इन्होंने ही सबसे पहले जीवों को दो भागों में बांटा था, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, यानी पौधों की दुनिया और एनिमल की दुनिया। ठीक, तो इनके नियम के हिसाब से क्या है कि 1753 में शुरू हुआ, हर जीव का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनेगा। ठीक, पहला जो शब्द होगा वो वंश का नाम होगा, जेनरिक नेम होगा, और दूसरा शब्द जो होगा वो स्पीसीज का नाम होगा, यानी जाति का नाम होगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो इंसान का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, यानी होमो हमारा वंश है, जेनस है, और सेपियंस जो है हमारी स्पीसीज। ठीक है, यानी हमारी जाति है। समझ गए? चलिए, तो 5 जगत वर्गीकरण हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज के समय में जो वैज्ञानिक हैं R.H. व्हीटेकर, ठीक है, वो उन्होंने इस वर्गीकरण को जो है सबसे सही माना। उन्होंने पूरी दुनिया के जीवों को 5 बड़े परिवारों यानी किंगडम्स में बांट दिया। पहला जो है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे हम तीनों की पहले बात करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक की। ठीक, चलिए, तो मोनेरा जो है वो सबसे छोटे और पुराने जीव हैं इस धरती के। ये एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल्ड और प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यानी इनकी सेल बहुत पुरानी और अधूरी होती है, जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली बॉर्डर नहीं होती। ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पर भी निर्भर रह सकते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, जीवाणु, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। समझ गए? तो ये सब मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। यह एक सेल वाले एडवांस जीव हैं, यानी ये तो सिंगल सेल्ड होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, यानी इनकी सेल एडवांस होती है, पुरानी नहीं होती है, और इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली होती है। वहीं हम देख रहे थे कि मोनेरा का जो होता है मतलब मोनेरा जो किंगडम है वो सिंगल सेल तो होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन उनकी सेल पुरानी और अधूरी होती है और न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है। वहीं जो प्रोटिस्टा है उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ साफ झिल्ली होती है। तो ये जगत जो होता है प्रोटिस्टा, ये पौधों, जंतुओं और कवकों के बीच की एक कड़ी है, ब्रीज का काम करती है। हिलने डुलने के लिए इनके पास बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया या फ्लैजेला कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना हमने देखा था। ठीक है, एग्जाम्पल में, और डायटम और प्रोटोजोआ, ये सब जो है ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है। आप लिख लिए, कहीं पे नोट करें। ठीक है, कहीं पूछ दे तो आपके पास हो कि कौन कौन जो है वो प्रोटिस्टा है, कौन कौन जो है मोनेरा है। अब बात करते हैं हम फंगी यानी कवक की। सड़ने गलने वाली चीजों पर उगने वाले जो ये होते हैं, उजला आपने देखा होगा, जो आप कहते होंगे कि ये कीड़ा लग गया, खराब हो गया, वो असल में फंगस होता है, कवक होता है। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि ये पुराने हैं। ठीक, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ये सड़ी गली चीजों को अपना
मतलब वहां से अपना पोषण लेते हैं, इसीलिए इन्हें मृत जीवी यानी स्पेरोफाइट्स भी कहते हैं फंगी को। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कहीं पे। इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और काइटिन नाम की एक जटिल शर्करा से बनी होती है। सेल वॉल काइटिन नाम की एक जटिल शर्करा से बनी होती है। इनमें सेलुलोज नहीं होता है। उदाहरण के लिए ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब सूक्ष्म जीव वायरस विषाणु की ओर। ये क्या है, तो ये सब सेलुलर होता है, यानी ये पूरी तरह से एक सेल भी नहीं होता है। इसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है, जिसके ऊपर प्रोटीन का एक कोट यानी कवच चढ़ा होता है। ठीक, सजीव और निर्जीव के बीच की ये कड़ी होती है। जब तक वायरस हवा और जमीन पर है वो मरे हुए जैसा होता है, नॉन लिविंग के समान होता है। लेकिन जैसे ही इसको कोई मेजबान यानी होस्ट मिल जाता है, या इंसान या पौधा इसका शरीर मिल जाता है, तो ये जिंदा हो जाता है। ये भूत है, समझ गए, ये भूत है, वायरस नहीं है, ये भूत है। तो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है ये, जैसे ही इसको होस्ट मिलता है वहां पे ये मतलब मरा अधमरा पड़ा हुआ है, हवा में है, जमीन पे है, लेकिन जैसी कोई मिला वस्ते भाई साहब हरकत में आ जाता है ये। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। 1892 में तंबाकू के पौधे में मोजेक रोग की जांच करते समय इसकी खोज की गई थी। इससे बीमारियां क्या क्या होती है, जुकाम होता है, फ्लू होता है, खांसी जो है ये भी होता है, पोलियो, खसरा जैसी खतरनाक बीमारियां भी वायरस के वजह से होती है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, बहुत ही सिंपल सेल होती है। इनमें ना तो ठीक से न्यूक्लियस होता है और ना ही बाकी अंग होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। काम की बात करें तो मोनेरा जगत के बैक्टीरिया इसी में आते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक, ये हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स यानी स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को रिसाइकल करने में मदद करते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये एडवांस और जटिल कम्प्लेक्स सेल्स होती हैं। इनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस और बाकी अंग साफ साफ मौजूद होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। तो कवक और प्रोटोजोआ की बात करें तो फायदा और नुकसान देख लेते हैं। फैक्ट्स फॉर द एग्जाम्स आप लोग लिख लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से सीधे सीधे बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs बनते हैं। तो कवक के बारे में, बच्चे कैसे पैदा होते हैं इनमें, यानी बच्चों का जन्म कैसे होता है, यानी अपना ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ाते हैं। तो इनमें जनन कायिक यानी खंडन, फ्रैगमेंटेशन, विखंडन, फीजन और मुकुलन यानी बडिंग द्वारा जो है ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फायदा क्या है, ब्रेड, बियर और वाइन बनाने में इसका खूब इस्तेमाल होता है। खमीर यानी ईस्ट और मशरूम भी कवक ही हैं, समझ गए। नुकसान क्या है, बीमारियां होती हैं, इंसानों में होने वाला गंजापन इसी से होता है, अस्थमा भी इसी से होता है, कवक से होता है। ये सब लिखते जाएं, कवक लिखें और नीचे में बीमारियां लिखें और लिखते जाएं। बाल्डेंस होता है, अस्थमा होता है, दांत खाज होता है जिसको रिंगवॉर्म कहते हैं, ये सब कवक के कारण होता है। पौधों में भी ये बीमारी फैलाते हैं, जैसे गेहूं का रस्ट रोग। ठीक, प्रोटोजोआ के बारे में अगर देखें तो ये दूसरों पर निर्भर परजीवी रहते हैं, ये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। खतरनाक बीमारियां प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है, तो ट्रिपैनोसोमा होता है, इसमें निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस यानी बहुत ही नींद आने वाली बीमारी होती है ये। तो मलेरिया और पेचिस भी जो है वो प्रोटोजोआ के कारण ही फैलता है। ये सब चीजें लिखते जाएं। महत्वपूर्ण नोट में, सर्दी जुकाम और फ्लू होने पर डॉक्टर जो एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं वो काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये बीमारियां वायरस, विषाणु से होती हैं और एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करता है, समझ गए। तो अगर आपको सर्दी जुकाम हो, फ्लू हो तो आप एंटीबायोटिक ना लें, ठीक, कोई फायदा नहीं है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पादप जगत में प्लांटी पौधों की दुनिया को 5 अलग अलग ग्रुप्स में नीचे से ऊपर की तरफ इवोल्यूशन के हिसाब से बांटा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये आगे डिस्कशन होने वाला है, तो बने रहिए, ठीक है। तो पहला है थैलोफाइटा, बिना हाथ पैर वाले पौधे। खासियत क्या है, इनका शरीर एकदम साधारण होता है। आप देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि जड़ कहाँ है और तना कहाँ है और पत्ती कहाँ है।
ठीक है, ये कुछ होता ही नहीं है इनमें। हम जो है इन्हें हम आम भाषा में शैवाल यानी अलगी कहते हैं, या काई जो लगा होता है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, हरा हरा, तो एल्गी है जो पानी में पाया जाता है। ठीक, अब आता है स्पाइरोगायरा। यह हरे रंग की लंबी पट्टी जैसी तैरती हुई काई जैसी दिखती है। ठीक है, ये थैलोफाइटा है। ठीक है, अलगी है। यूलोथ्रिक्स, यह भी धागे जैसी बारीक हरी संरचना होती है। और कारा, यह पानी के अंदर छोटे छोटे पौधों जैसी काई होती है। तो ये सब थैलोफाइटा है, ये सब आप लिख लेंगे, उदाहरण में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। पादप वर्ग के उभयचर एम्फीबियंस कहते हैं इसको। खासियत क्या है, उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जमीन पर भी रह लेते हैं और इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की भी जरूरत होती है। इनमें पानी को ऊपर ले जाने के लिए कोई स्पेशल नसें यानी वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होती। ये थोड़े बहुत तने और पत्ती जैसे दिखते हैं। सब प्लांट की बात हो रही है, प्लांट जगत की बात हो रही है, तो हम लोग उसी के मतलब जो 5 तरह के होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला जो था वो थैलोफाइटा था, अब दूसरा जो है ब्रायोफाइटा। ये सब प्लांट्स हैं। ठीक, तो इसमें कोई स्पेशल नस नहीं होता है, ये सब आप लिखते जाएंगे। और इसके उदाहरण है मार्केशिया। ठीक है, ये जमीन या गीली चट्टानों पर चपटी हरी पत्तियों की तरफ फैल जाता है। दूसरा उदाहरण है मॉस, इसको फ्यूनेरिया भी कहते हैं। बारिश के दिनों में कुएं की दीवारों या पुरानी ईंटों पर जो मखमली, कभी देखा आपने मखमली हरी कालीन जैसी जो घास जम जाती है, वही मॉस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा सच्चे जमीनी पौधे होते हैं, इनका पानी से लेना देना नहीं है। तो इसकी खासियत है यहाँ से पौधों का शरीर असली रूप में आता है। इनके पास साफ साफ जड़ तना पत्तियां होती हैं। इनमें पानी और भोजन पहुंचाने के लिए नसें, संवहन उत्तक वेस्कुलर सिस्टम भी जो है आ जाती है। ध्यान रहे इनमें बीज और फूल नहीं होते, इसलिए टेरिडोफाइटा में बीज और फूल नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ इनमें क्या होता है, जड़ होता है, तना होता है और पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो जैसे फर्न, इसकी पत्तियां बहुत सुंदर कटी फटी और सजावटी होती है। शादियों में गुलदस्ते सजाने में फर्न की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप लोग फर्न को सर्च करेंगे और देखेंगे कि कैसा है। बाकी आगे किसी भी चीज़ को मैं सर्च करने के लिए नहीं बोलूँगा, सबका मैंने फोटो ऐड किया है इस डिस्कशन में। ठीक है, एंजोला भी जो है टेरिडोफाइटा का ही एग्जाम्पल है। धान के खेतों में पाए जाने मतलब पानी के ऊपर तैरने वाली एक छोटा सा फर्न होता है। ये खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। नग्न बीजी पौधे यानी नंगा बीज जिसमें पाया जाता हो। तो खासियत क्या है, इसके पास बीज होते हैं लेकिन वो किसी फल के अंदर बंद नहीं होते हैं, बल्कि बाहर ही खुले नेकेड सीड्स दिखाई देते हैं। ये बड़े मजबूत और सदाबहार और पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पेड़ होते हैं। जैसे पाइन चीर का पेड़ होता है, इसके पत्ते सुई जैसे नोकीले होते हैं और इसमें लकड़ी के ठोस यानी शंकु बने होते हैं जिनके अंदर खुले बीज होते हैं। साइकस भी इसी का एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। ये देखने में छोटे खजूर या तार के पेड़ जैसा लगता है, लेकिन जिसे लोग अक्सर अपने घरों के बगीचों में शो प्लांट की तरह लगाते हैं। आपने देखा होगा साइकस का पौधा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म की तरफ। फूल और फल वाले पौधे। अब हम एकदम जो है जिस पौधों को हम जानते हैं उसके पास पहुंच गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, देखिए फूल फल सब है, ये एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। समझ गए? समझ गए ना जी? तो हमने जो पौधे देखे पहले उसमें फूल और फल नहीं थे, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे आसपास फल फूल वाले जो सुंदर फूल वाले पौधे देखते हैं, जैसे आम सेब गुलाब चमेली, ये सभी ग्रुप जो है एंजियोस्पर्म में आते हैं। समझ गए? तो 5 टाइप है, आप समझ गए? पांचों को लिख लेंगे और कौन क्या क्या उसकी खासियत है वो भी लिख लेंगे, और क्या जो है एग्जाम्पल में हमने दिया है तो वो भी लिख लेंगे। तो एंजियोस्पर्म की खासियत क्या है, तो इनके बीज जो है हमेशा क्या होंगे, अंदर बंद रहेंगे, फलों के अंदर, और बीजों का जो विकास होता है वो ओवरी के अंदर होता है और उसके बाद वो फल बन जाता है। इन्हें पुष्पी पादप कहते हैं, यानी फ्लावरिंग
प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको दो हिस्सों में बांटा गया है, बीजों के पत्तों यानी कोटिलेडन्स के आधार पे। तो एक जो बीज होता है इसको बांटा नहीं जा सकता, मतलब काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जाता, इसको मोनोकोट कहते हैं, एक बीज पत्री कहते हैं, जैसे मक्का और चावल और गेहूं, ठीक। तो इनके बीजों को काटा बांटा नहीं जाता। अगर आप इनको काट बांट के कहीं पे बोते हैं तो कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक। दूसरा होता है डाइकोट, जिनके बीज जो है आसानी से दो बराबर भागों में टूट जाते हैं। जैसे चना देखिएगा आप, चना दो बराबर भागों में टूट जाएगा, मटर भी टूट जाएगा, आम की गुठली देखेंगे तो वो भी दो बराबर भागों में टूट जाती है, ठीक है। तो दो तरह के बीज होते हैं, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जंतु जगत, एनिमेलिया के बारे में। इसका जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या है। देखिए लाखों तरह के जानवर हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर हाथी इंसान तक। वैज्ञानिकों ने किस आधार पर जो है अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, उसके 6 मुख्य नियम यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो मुख्य नियम है वो है संगठन के स्तर का, यानी शरीर बना किस चीज का है इससे। तो पहला जो है इसमें वो है कोशिकीय, सेलुलर। शरीर सिर्फ कोशिकाओं का झुंड है, कोई अंग नहीं है, जैसे स्पंज। तो ये इस पे भी बांट दिया गया है। अब मान लीजिए कि टिश्यू के आधार पर, जैसे कोशिकाएं मिलकर टिश्यू तो बन गई हैं, लेकिन उससे ज्यादा ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम नहीं बना है, जैसे सिलेंट्रेटा, ठीक। अब अंग तो है, जैसे टिश्यू मिलकर अंग तो बन गया है, लेकिन वो अंग जो है उसमें कोई सिस्टम नहीं है, जैसे चपटे कृमि, प्लेटी हेलमिन्थीज। अब जो है पूरा का पूरा अंग सिस्टम भी है, सेल से बना, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से सिस्टम बन गया है, यानी पूरा अंगों का सिस्टम में काम करता है। जैसे पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जैसे इंसान है, इसमें कीड़े हैं, मछली है। तो इनके अंदर क्या होता है, इनमें खुला और बंद, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, ठीक, जिनके अंदर पूरा ऑर्गेन सिस्टम होता है, समझ गए। तो ये पहला लेवल था, पहला स्तर था जिसके आधार पर बांटा गया। दूसरा है सिमेट्री, शरीर को बीच से काटने पर क्या होगा। अब एसिमेट्रिकल होता है, यानी असममिति। शरीर को किसी भी एंगल से काटो, दो बराबर हिस्से नहीं होंगे, जैसे स्पंज, ठीक। ये पूरा सिमेट्री मतलब एकदम सीधा सीधा नहीं होता है कि इसको आप काट दें और दो बराबर हिस्से हो जाएं, ऐसे ये अजीब सा होता है। मतलब इसको काटेंगे तो दो बराबर हिस्सा नहीं होता, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री, अरीय समसिमेट्री, यानी गोल शरीर होता है, ठीक। तो इसको कहीं से भी काटेंगे तो क्या होगा, बराबर हिस्सा हो जाएगा। तो गोल शरीर, इन्हें केंद्र से या किसी भी रेखा से काटो तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे स्टारफिश या सिलेंट्रेटा। द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री, इंसानों या कीड़ों जैसा शरीर, इसे सिर्फ एक ही सीधा रेखा में काटा जाए, मतलब एकदम सीधा। आप इसको एक सीधा रेखा में काटेंगे तो ये क्या होगा, सेंटर एक्सिस बनेगा और दायां बायां जो है बिल्कुल एक जैसा मिरर इमेज जैसा कट जाएगा, दिखेगा, ठीक है। तो इस आधार पे भी बांटा गया है एनिमल किंगडम को, ठीक। चलिए अब तीसरा क्या आधार है, तीसरा आधार है द्विकोरिक और त्रिकोरिक, यानी डिप्लोब्लास्टिक या डाइप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, यानी भ्रूण की परतें। जब बच्चा पेट में भ्रूण अवस्था में बन रहा होता है तब उसमें कितनी परतें, लेयर्स बनती हैं, इसके आधार पे ही बांटा गया है। द्विकोरिक है यानी डाइप्लोब्लास्टिक है, सिर्फ दो परतें बनी हैं, बाहर की एक्टोडर्म और अंदर की इंडोडर्म, जैसे सिलेंट्रेटा। तो इसके आधार पे ही बांटा है। त्रिकोरिक है ट्राइप्लोब्लास्टिक, 3 परतें होती हैं, बाहर, अंदर और बीच में तीसरी परत मेसोडर्म कहते हैं उसको। तो इसका उदाहरण है प्लेटी हेलमिन्थीज, से लेकर इंसानों तक 3 परत बनते हैं भ्रूण, यानी बच्चे पैदा होने से पहले जो भ्रूण अवस्था में होता है उस पे 3 परत बनती है। तो इसके आधार पे ही बांटा गया है। शरीर की गुहा या सिलोम, इसके आधार पर पेट के अंदर का खाली स्पेस जो उसके आधार पे। तो हमारी बॉडी वॉल है बाहरी वॉल, और आहार नाल है पाचन नली के बीच जो है खाली जगह होता है, कैविटी होती है, उसे सिलोम कहते हैं, ठीक। प्रगुही कोइलोमेट्स, जिनमें यह खाली जगह बिल्कुल साफ पाई जाती है, ठीक, एकदम मतलब कुछ भी नहीं होता बीच में, जैसे केचुआ
कीड़े, मुलस्क, कॉर्डेट। ठीक है, समझ गए? यानी बाहरी दीवार से लेके पाचन नली के बीच में जो खाली जगह है उसके बीच में अगर कुछ नहीं पाया गया है तो उसको कहते हैं कोइलोमेट्स। ठीक है, इसके उदाहरण है केचुआ, कीड़े, मोल्स्क और कार्डेट। ठीक, अगर यही कुटगोहिका यानी स्यूडो कोइलोमेट्स हैं, यानी खाली जगह साफ नहीं है इनके बीच में, ठीक है, बाहरी दीवार और पाचन नली के बीच में, बल्कि बीच में थैली जैसी बिखरी हुई मतलब कुछ चीजें हैं, तो ये होते हैं एस्केनमिन्थीज, गोल कृमि कहते हैं इनको। ठीक, और अगर एक्को एलोमेट्स हैं यानी अगोही हैं, जिनमें अंदर कोई खाली जगह नहीं होती, शरीर अंदर से ठोस होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लेटी हेलमिन्थीज। ठीक, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं कि किस किस आधार पे बांटा गया है। ठीक, अब पांचवा आधार है खंडीकरण, सेगमेंटेशन। इस आधार पे भी कुछ जीवों का शरीर बाहर और अंदर से छोटे छोटे डिब्बों या खंडों में बटा होता है, जैसे केचुआ। ठीक है, केचुआ जो है ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, ठीक, छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ। तो केचुए का शरीर जो है छल्लों जैसा दिखता है, इसे खंडीकरण कहते हैं। ठीक, अब छठा आधार है पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड, रीढ़ की हड्डी की शुरुआत। अब इसमें हम लोग आते हैं, मतलब मैमल्स आते हैं। ठीक है, चलिए, तो भ्रूण के विकास के समय पीठ की तरफ बनने वाली एक छड़ जैसी मजबूत संरचना, जिसके आधार पर जंतुओं को दो बड़े भागों में बांटा गया है, उसको नीचे के टेबल से हम समझते हैं। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, यानी अकशेरुकी या कशेरुकी, इसमें अंतर। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा यानी जिनके अंदर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, पर इसमें भी दो भाग है। ठीक है, एक है नॉन कॉर्डेटा और दूसरा है कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा जो है नोटोकार्ड, इनके शरीर में नोटोकार्ड यानी रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। इनके जीवन में किसी न किसी स्टेज पर नोटोकार्ड जरूर पाया जाता है, जैसे इंसानों में बाद में रीढ़ की हड्डी बनती है, ठीक, पहले नहीं बनती। ठीक है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये नॉन कॉर्डेटा का, इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस होता है और दोहरा होता है, जो पेट की तरफ वेंट्रल साइड होता है। वहीं कॉर्डेटा का क्या होता है, इनका तंत्रिका तंत्र खोखला होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है, जो पीठ की तरफ डोर्सल साइड होता है। ठीक, समझ गए? वहीं नॉन कॉर्डेटा का हार्ट जो है, दिल, अगर इनमें दिल है तो वो पीठ की तरफ डोर्सल होगा। ठीक है, मतलब पीठ की तरफ है तो डोर्सल कहते हैं उसको। ठीक, अगर कॉर्डेटा है तो इनके पास अगर दिल है तो ये हमेशा आगे की तरफ होगा, छाती की तरफ, तो हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं। ठीक है, छाती की तरफ, वेंट्रल की तरफ होता है, जैसे हमारा दिल आगे की तरफ। अन्य लक्षण क्या है नॉन कॉर्डेटा के, तो ये बहुत शुरुआती और छोटे जीव होते हैं। वहीं कॉर्डेटा क्या है, ये सभी जीव द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी जिसको डाइप्लोब्लास्टिक सिमेट्रिक होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं और सिलोम वाले एडवांस जीव होते हैं। ठीक, हम बात करते हैं संघ पोरीफेरा के बारे में, यानी छेद वाले जीव, स्पंज। ठीक, तो पोरीफेरा नाम जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है पोर, पोर का मतलब होता है छेद और फेरा का मतलब होता है बियर करने वाला यानी रखने वाला, तो छेद रखने वाला जीव, ठीक, पोरीफेरा कहलाता है। यानी ऐसे जीव जिनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं, समझ गए, पोरीफेरा जीव कहलाते हैं। इनके लक्षण क्या है, ये ज्यादातर समुद्र के खारी पानी में यानी खारे पानी यानी नमक वाले पानी में पाए जाते हैं।
ये चल फिर नहीं सकते, ये एक जगह जमे रहते हैं। इनका शरीर सिर्फ कोशिकाओं का झुंड होता है, समझ गए, कोशिकीय स्तर होता है बस, और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये असममिति होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं, ठीक। सुरक्षा कवच क्या होता है, इनका शरीर कांटों जैसी सुइयों, स्पिक्यूल्स या स्पंजिन फाइबर से बना होता है जो इन्हें मजबूती देता है। वाटर कैनल सिस्टम, इनके शरीर में पानी का एक पूरा सिस्टम होता है, ठीक। ऑस्टिया, छोटे छोटे छेद जिनसे पानी शरीर के अंदर घुसता है, उसको ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्कुलम, एक बड़ा छेद जिससे पानी बाहर निकलता है, उसको ऑस्कुलम कहते हैं। इसी पानी के आने जाने से ये खाना खाते हैं और सांस लेते हैं और अपना कचरा जो है वो बाहर निकालते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे तस्वीर मैंने दिया हुआ है, इसको देखिए गौर से। ये है साइकॉन, और जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे पोरीफेरा की, वो यही है। देख रहे हैं, बड़ा छेद और शरीर में छोटे छोटे छेद, यहाँ से पानी जाता है और यहाँ से निकलता है, ठीक है। और ये एक ही जगह जमे हुए हैं, ये असिमेट्रिक है, यानी एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका स्तर पे ही हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकन, साइफा भी कहते हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये पीले नारंगी रंग के गुलदस्ते या पाइप जैसा दिखता है, स्पंजीला होता है, यह मीठे साफ पानी में मिलने वाला स्पंज है। यूस्पोंजिया, इसे बाथ स्पंज भी कहते हैं, समझ गए। चलिए, ये जिसकी हमने यहाँ पे बात की साइकॉन, ये मीठे पानी में, साफ पानी में मिलने वाला स्पंज है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, डंक मारने वाले जीवों के पास चलते हैं। लक्षण क्या है, ये पानी में रहने वाले जीव हैं। इनका शरीर टिश्यू उत्तक स्तर का होता है, यानी सेल से अब उत्तक स्तर पे पहुंच गया है, और ये गोल होते हैं, और ये समसीमिति होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब हथियार, इनका हथियार है ये नीडोब्लास्ट कहते हैं इसको, नीडोब्लास्ट। तो इनके मुंह के पास धागे जैसी संरचना होती है, जिन्हें टेंटेकल्स कहते हैं, स्पर्शक कहते हैं। इनमें नीडोब्लास्ट, डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिससे ये शिकार को बेहोश करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। दो रूप हैं, शेप्स हैं। इनके शरीर के दो तरह के आकार होते हैं। पॉलिप, ये बेलनाकार होते हैं और एक जगह टिके रहते हैं, जैसे हाइड्रा और एडेमसिया, ठीक है, सी एनीमोन कहते हैं इसको, ठीक। मेडूसा, ये छतरी जैसे होते हैं, ठीक, एक तो पॉलिप आकार का और दूसरा मेडूसा आकार का। तो ये छतरी जैसे होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं, जैसे ऑरिलिया या जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश देखा आपने, सर्च कीजिएगा जेलीफिश कैसा दिखता है, ठीक। तो यहाँ पे सी एनीमोन है, ये ऐसा होता है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये पॉलिप का उदाहरण है, बेलनाकार, और हाइड्रा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो सी एनीमोन जो है तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ फूलों के पौधे जैसा दिख रहा है, या केकरे के साथ दोस्ती यानी सहजीविता करके रहता है। हाइड्रा जो है तस्वीर में जैसा देख रहे हैं, इनमें ना तो सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं और ना खून ही होता है, क्योंकि ये टिश्यू स्तर का होता है, ठीक है। और ये त्वचा से ही सांस लेकर यानी विसरण द्वारा सांस लेता है। कोरल, मूंगा, ये हमेशा ग्रुप कॉलोनी में रहता है, ठीक, ये भी इसके उदाहरण। अब बढ़ते हैं संक्टिनोफोरा के तरफ। कांच के अखरोट या कॉम्ब जेली कहते हैं इसको। अखरोट जैसा है, देख रहा है, कांच का देख रहे हैं, लग रहा है ना, या फिर कॉम्ब जेली यानी कंघी जैसा जेली टाइप भी है, ठीक है, कॉम्ब जेली लग रहा है ना, वही, इसलिए इसका नाम ऐसा है, ठीक। चलिए, तो लक्षण क्या है, इन्हें जो है आम भाषा में समुद्री अखरोट कहते हैं, सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेली कहते हैं।
ये सिर्फ समुद्र के पानी में मिलते हैं। खासियत क्या है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनके शरीर पर कंघी जैसी 8 पट्टियां होती हैं जिन पर बारीक बाल सीलिया होते हैं। इनकी मदद से ये पानी में तैरते हैं। चमकने का जादू होता है, बायोल्यूमिनेसेंस। तस्वीर में जैसा कि हम देख रहे हैं कि चमक रहा है, तो ये जीव अंधेरे समुद्र में खुद के शरीर से लाइट प्रकाश पैदा करते हैं। दिखने में ये बहुत सुंदर पारदर्शी कांच के लट्टू जैसे दिखते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए प्लूरोब्रिकिया और टीनोप्लाना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले संघ की ओर, और संघ का नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीस, चपटे कृमि, फ्लैट वॉर्म्स। तो प्लेटी का मतलब होता है प्लेट जैसा चपटा, हेलमिंथ का मतलब होता है कीड़ा, यानी चपटा हुआ कीड़ा, यानी ये बिल्कुल रिबन या पट्टी जैसे चपटे कीड़े होते हैं। रिबन देखा आपने? वैसा ही। लक्षण क्या है? ये ट्रीकोरिक होते हैं, 3 परत वाले होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, 20 से 2 भाग यानी 2 हिस्से में होने वाले जीव हैं। इनमें पहली बार अंग स्तर ऑर्गन लेवल का शरीर देखा जाता है, लेकिन इनके पेट में खाली जगह सिलोम नहीं होता है। चोर कीड़े, पैरासाइट्स, इनमें से ज्यादातर जो कीड़े होते हैं वो इंसानों या जानवरों के पेट, लीवर के अंदर रहकर उनका खून या खाना चूसते हैं। अंत परजीवी होते हैं। इनके पास शिकार से चिपकने के लिए हुक, अंकुश और चूसक सकर्स होते हैं। फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स जो है, इनके पास कचरा बाहर निकालने के लिए स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है, या ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, और ये अमर जीव होते हैं, रीजनरेशन करते हैं। इस ग्रुप के प्लेनेरिया जो होते हैं उनमें पुनरुद्भवन होता है। ठीक है, यानी ये फिर से जीवित हो जाते हैं। गजब की क्षमता होती है, मतलब आप इनको छोटे छोटे टुकड़े भी कर देना तो ये वहां से भी बढ़ते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तो हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया जो है बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके उदाहरण देखते हैं, और तस्वीर में देख लीजिए, यही है चपटी फीता कृमि फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, जो सुअर या इंसान के पेट में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीता कृमि टीनिया सोलियम जो है, यानी टेप वॉर्म, तस्वीर में देख रहे हैं, सफेद रंग के चपटे रिबन जैसा दिख रहा है जो सुअर और इंसानों के आंत में रहता है। फेसियोला, लीवर फ्लक, यह भेड़, बकरी और सुअर के लीवर कृत की पीठ नलियों में रहने वाला चपटा कीड़ा होता है। ठीक है, समझ गए? तो 2 कीड़े के नाम यहाँ पे बताएं और कहाँ कहाँ रहते हैं। अब बढ़ते हैं संघ नीमेटोडा की तरफ। ठीक है, इसको एस्केलमिन्थीज भी कहते हैं या गोल कीड़ा भी कहते हैं। हमने चपटे कीड़े पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये वाले कीड़े जो है गोल पाइप या धागे जैसे दिखते हैं। अगर इन्हें बीच से काटा जाए तो इनका आकार एकदम गोल राउंड दिखाई देता है, इसीलिए इन्हें गोल कृमि, ठीक है, राउंड वर्म्स कहते हैं। लक्षण क्या है? ये पानी और जमीन दोनों जगह मिलते हैं। ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं। इनका पाचन तंत्र जो है, आहार नाल पूरी तरह विकसित कंप्लीट होता है, और मुंह और मलद्वार दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, आहार नाल विकसित है तो क्या हो, खाना किधर से ले रहे हैं और एक्सक्रेशन किधर से कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहचान, नर और मादा में अंतर। इस ग्रुप में मादा कीड़ा हमेशा नर कीड़े से लंबी होती है। ठीक है, समझ गए? गोल कीड़े की तरफ हम लोग आ गए। अब इनसे क्या होता है? खतरनाक बीमारियां हो सकती, जैसे फाइलेरिया।
ठीक है। फाइलेरिया कृमि, ये वुचेरेरिया, इसमें हाथी पांव एलिफेंट्स जैसी, मतलब हाथ जो है, हाथी जो है, सॉरी पैर जो है वो बड़ा फूल के बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें इंसान का पैर एकदम सूज के हाथी जैसा भारी हो जाता है। एस्केरिस, गोल कृमि और पीन कृमि, ये बच्चों के पेट या आंत में पाए जाते हैं। हुकवॉर्म, एंजाइलोस्टोमा, यह भी शरीर के अंदर खून चूसने वाला परजीवी है। जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं, जो पीला सफेद लंबा धागे जैसा कीड़ा दिख रहा है वही गोल कृमि है। आइए तस्वीर में देखिए, ठीक है, यही है गोल कृमि। अब बढ़ते हैं संग एनेलिडा की तरफ, छल्लेदार कीड़े। तो ये इसको पहचान रहे हैं जी, छल्लेदार, हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले बात किया था जी। केचुआ है ये, अर्थवॉर्म। लक्षण क्या है? ये पानी, समुद्र और तालाब या गीली मिट्टी में रहते हैं। इनके पास असली वाली शरीर की गुहा यानी ट्रू कोएलम या अंग तंत्र होता है। सबसे बड़ी पहचान क्या है? सेगमेंटेशन। इनका शरीर छोटे छोटे गोल छल्लों या खंडों या सेगमेंट्स में बटा होता है। लैटिन में एनेलस का मतलब होता है छल्ला। ठीक है। इनमें प्रजनन कैसे होता है? तो नेरिस, इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। केचुआ और जोंक ये द्विलिंगी हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ही शरीर के अंदर नर और मादा दोनों के अंग होते हैं। तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं केचुए को। तस्वीर में जो हमने देखा ये किसान का मित्र है, ठीक, इसको मित्र भी कहा जाता है। जोंक जो होता है लीच हिरिडेनेरिया, ठीक, ये जानवरों और इंसानों का खून चूसने वाला कीड़ा होता है। तो हमने संघ एनेलिडा के अंदर दो तरह के जो है देखें जीव, एक तो कछुआ अर्थवॉर्म और दूसरा जो था वो जोंक था, लीच था। ठीक है, तो दोनों के हमने लक्षण देखें, सेगमेंटेशन देखें, इनकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं, प्रजनन का क्या है इनके अंदर। ये द्विलिंगी भी होते हैं। ठीक है, एक शरीर के अंदर नर और मादा दोनों के अंग हो सकते हैं, या मादा और नर जो है दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, चलिए, ऑर्थोपोडा की दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संघ है, लार्जेस्ट फाइलम में धरती पर पाए जाने वाले जो 3 जीव हैं उसमें से 2 जीव जो है इसी ग्रुप से आते हैं, यानी 2/3 जातियां जो है यहीं से हैं। तो नाम का मतलब होता है, ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट यानी जुड़ा हुआ, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थो ये सब आप पढ़ते होंगे ना, ये डॉक्टर ऑर्थो सुना होगा। ठीक है, पोडा का मतलब होता है पैर, यानी कि पैर जो है आपस में जुड़ा होता है इनका। ठीक है, तो इनके पैर टुकड़ों में आपस में जुड़े होते हैं, संयुक्त संधि संयुक्त पाद, जैसे कि झींगा मछली का पैर जो है 19 जुड़े पैर होते हैं। समझ गए? चलिए, अब बात करते हैं शरीर की बनावट की। तो इनका शरीर जो है 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला तो सिर होता है, दूसरा जो वक्ष है थोरैक्स, और उदर यानी एब्डोमेन यानी पेट। बाहरी कवच जो है वो काइटिन नाम का पदार्थ होता है, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ। चलिए, कड़े पदार्थ। खून का रहस्य देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खून बहने के लिए नसें नहीं होती हैं। खून सीधे शरीर के खाली स्पेस में भरा होता है। इनके खून में हीमोग्लोबिन भी नहीं होता है, इसलिए इनका खून रंगहीन होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स की बात करें तो तिलचट्टा के पास 13 चैम्बर होते हैं दिल में, और इंसानों के पास सिर्फ 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इनके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिससे ये अल्ट्रासोनिक साउंड को जो है महसूस कर लेते हैं। मकड़ी की बात करें तो इसके पेट में स्पिन रेट्स यानी स्पाइनी ऑर्गन नाम का एक अंग होता है, जो इसको जाला बुनने में मदद करता है। ठीक है, समझ गए? सिल्वर फिश की बात करें, रजत मीनाव की, तो नाम में फिश है पर यह कोई मछली नहीं है, यह एक बिना पंख वाला कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। जोक, मच्छर, खटमल, इनके थूक में एक एंटीकोगुलेंट्स होता है, जो हमारे शरीर से जब खून चूसता है तो उसमें मिला देता है ऐसा केमिकल कि हमारा खून का जो है थक्का नहीं बनता और आसानी से ये चूस लेता है। समझ गए? चलिए, आगे बढ़ते हैं। लिविंग फॉसिल, जीवाश्म जो लाखों सालों से बदले नहीं है। तो पेरिपेट्स या एनेलिडा यानी केचुआ ऑर्थोपोडा कीड़े के बीच की कड़ी है। इसमें हॉर्स शू क्रैब या लीमुलस जो है
किंग क्रैब। ये समुद्र में रहने वाला ऑर्थोपोडा है जो केकड़े जैसा दिखता है, लेकिन असल में मकड़ी के खानदान एरेक्निडा के जो है करीब है। ऑर्थोपोडा का वर्गीकरण नीचे टेबल को आसानी भाषा में समझ जाना, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आइए, तो पैरों की संख्या और इनके क्लास के आधार पे जो है जगह के आधार पे इनको मुख्य 4 क्लास में बांटा गया है। तो कहाँ रहते हैं, कितने पैर हैं, सांस कैसे लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। तो क्लास है क्रस्टेशियन, ठीक है, और मुख्य रूप से ये पानी में रहता है। 5 जोड़ी पैर है, 10 पैर है। गिल्स यानी फिर गलफरे से सांस लेता है। केकड़ा और झींगा इसके उदाहरण है। वहीं क्लास की बात करें तो मिरियापोडा है, जमीन पर रहता है, ठीक है, कई जोड़े पैर होते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। ट्रैशिया श्वास नली होती है। गोजर सेंटीपेड जो है उससे सांस लेता है और इसका उदाहरण है कनखजूरा। एरेक्निडा क्लास है, जमीन पर रहता है, 4 जोड़ी पैर है, 8 पैर, ठीक है। टर्किया और बुक लंग्स होते हैं जिससे ये सांस लेता है, ठीक है, और उदाहरण है स्पाइडर और बिच्छू, ठीक। ट्रेकिया श्वास नली है जिसे सांस लेता है। गोजर और कनखजूरा दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर। इंसेक्टा कीट वर्ग जो है, ठीक, क्लास है इंसेक्टा कीट वर्ग। ज्यादातर जमीन पे ही रहते हैं। 3 जोड़े पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, और टर्किया इनका श्वास लेने का तरीका। और जितने भी इंसेक्ट्स हैं सबको इसके अंदर जोड़ लीजिए। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्या मकड़ी एक कीट है, इंसेक्ट है? उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि कीटों के पास 6 पैर 3 जोड़े होते हैं, जबकि मकड़ी के पास 8 पैर है। तो ये क्या है, बताइए क्या है जी? इसका क्लास है एरेक्निडा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोपोडा के उदाहरण भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तस्वीर देखकर हम दिखाकर आपको समझा देते हैं। क्रेफिश की बात करें, ठीक है, तस्वीर में यह झींगा या छोटे लॉबस्टर जैसा दिखता है। लॉबस्टर देखा आपने? लॉबस्टर लोग खाते हैं विदेशों में, ठीक है। यह क्रस्टेशियन वर्ग का है। ध्यान रहे नाम में फिश है, पर यह असली मछली नहीं है, लेकिन लोग इसको खाते हैं। वहीं बात करें सेंटीपोड की, ठीक, तस्वीर में देख रहे हैं सेंटीपोड। ये आम भाषा में कनखजूरा है, ठीक है, इसको गोजर भी कहते हैं। इसके गांव घर में इसके बहुत सारे पैर होते हैं। यह मिरियापोडा वर्ग का है। यही बात करें घून मीट किल्की की, तस्वीर में आप देख रहे हैं घून को, ठीक है। यह मकड़ी के खानदान एरेक्निडा वर्ग का छोटा सा कीड़ा है जिसके 8 पैर होते हैं। ये जानवरों के शरीर पर चिपक कर खून चूसते हैं, ठीक। घून देखा नहीं आपने? घून देखा होगा, ये बड़ा पिक्चर है, थोड़ा सा छोटा पिक्चर है, घून देखा होगा आपने। ये लगे होते हैं ना गेहूं में। दीमक तस्वीर में देखिए, एकदम ये है दीमक। ये कीट वर्ग इंसेक्टा में आता है क्योंकि इसके पास 6 पैर है, जो लकड़ियों को खाकर जो है खोखला कर देता है। इसके अलावा तितली, घरेलू मक्खी, मच्छर, जू, खटमल सब इसी वर्ग में आते हैं, इंसेक्ट में, ठीक है। इंसेक्ट के पास 6 पैर से ज्यादा नहीं होते, ठीक। चलिए, आर्थिक रूप से फायदेमंद और बीमारी फैलाने वाले कीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। यहाँ से सीधे जोड़ी मिलाओ, मैच फॉलोइंग वाला सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो फायदेमंद कीट कौन कौन से? यूजफुल इंसेक्ट्स, एपिस मधुमक्खी, इसमें हमें शहद और मोम मिलता है, ठीक है। इससे बॉम्बिक्स रेशम का कीट, इससे हमें सिल्क यानी रेशम का कपड़ा बनाने के लिए रेशम मिल जाता है। लेसिफर लाख कीट, इससे हमें लाख मिलती है जो चूड़ियां बनती है जिससे। लाख देखा है? लाख को पहले ना पिघलाते हैं किसी बर्तन में रख के, और जब वो पिघल जाता है फिर उसको ठंडा करते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें से खींच के गर्म कर करके जो है चूड़ी बनाते हैं। उसको एक फ्रेम के ऊपर डाल के चूड़ी बनाते हुए देखा होगा शायद आपने। रोगवाहक कीट, तो ये फायदेमंद कीट्स हैं। अब अगर रोगवाहक कीट्स की बात कर लेते हैं तो ये कीट वेक्टर होने वाली बीमारी, मतलब इनसे होने वाली बीमारी, ठीक है, जिस बीमारी को ये ढोते हैं। तो घरेलू मक्खी टाइफाइड, हैजा, कॉलरा और डायरिया, दस्त जैसी जो है बीमारी फैलाती है, ठीक। रेड फ्ली, चूहे के पिस्सू, ब्यूबोनिक प्लेग, काली मौत फैलाते हैं। सैंड फ्लाई, बालू मक्खी,
काला जर, धीमा बुखार और कमजोरी फैलाते हैं। सीसी मक्खी, ठीक है, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग, जिसमें आपको खूब नींद आता है, ये फैलाते हैं। ठीक, वहीं मॉस्किटोज हैं, मच्छर। एनोफिलीज जो है मलेरिया फैलाता है। एडीज जो है वो डेंगू, चिकनगुनिया, पीला ज्वर, येलो फीवर, जापानी इंसेफ्लाइटिस ये फैलाता है। और क्यूलेक्स जो है वो फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव जैसा बीमारी फैलाता है। बेड बग यानी खटमल जो है वो टाइफस जैसी बीमारी को फैलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ मोल्स का तीसरा संघ है ये, नरम शरीर और करे कवच वाले जीव। तो पर्ल ऑयस्टर, घोंघा और ऑक्टोपस, ये तीनों इसमें आते हैं। ऑर्थोपोडा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संघ यही है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट। मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट या कोमल। इसके शरीर इतने कोमल होते हैं कि भगवान ने इन्हें बचाने के लिए ऊपर से कैल्शियम का कड़ा कवच सेल दे दिया है। लक्षण क्या है, ये पानी में या गीली जमीन पर रहते हैं। इनका खून का सिस्टम भी खुला यानी ओपन सिस्टम होता है। रेती हिस्सा रेडुला, इनके मुंह में भोजन को चबाने या घिसने के लिए रेती आरी जैसी एक जीव होती है जिसे रेडुला कहते हैं। ये एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, समझ गए, पूछता है। तस्वीरें तो देख ली आप लोगों ने, अब उदाहरण भी देखिए। पर्ल ऑयस्टर जो है तस्वीर में देखा आपने, इसके करे कवच के अंदर असली मोती बनता है, इसलिए इसको पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। घोंघा, स्नेल, पाइला, तस्वीर में देख लिया आप लोगों ने। बारिश में अक्सर बगीचों में दिखने वाला शंख जैसा कीड़ा होता है। कभी कभी बारिश में आप जाएंगे ना, बांस का जो गार्डन होता है, बांस के ऊपर ही बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, घोंघा। ऑक्टोपस, तस्वीर में देख लिया आपने, ये डेविल फिश भी इसको कहते हैं। इसके पास 8 भुजाएं होती, पैर होती है, 8 भुजाएं। ठीक है, इसके ऊपर कोई बाहरी कवच नहीं होता है। अन्य उदाहरण है सीपिया, कटल फिश, लिलिगो, स्क्वीड और डेंटेलियम टस्क सेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संघ एकाइनोमेटा, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा, कांटों वाली चमड़ी वाले जीव होते हैं। ठीक, समुद्री अर्चिल, सी अर्चिल देख रहे हैं हम, स्टार फिश। तो नाम का मतलब होता है, एकाइनो का मतलब होता है कांटा और डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा, यानी ऐसी त्वचा जिस पर कांटा हो, यानी ऐसे जीव जिसकी त्वचा पर सुई जैसे कांटे पाए जाते हैं। इनका कंकाल कैल्शियम से बना होता है। कहाँ रहते हैं ये? सिर्फ और सिर्फ समुद्र के खारे पानी में ही मिलते हैं, जमीन पर कभी नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी खासियत क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनके शरीर में पानी से चलने वाला एक अद्भुत सिस्टम होता है जिसे एम्बुलैक्रल तंत्र कहते हैं, लैक्रल तंत्र। इसी पानी के प्रेशर से जो है ये चलते हैं, खाना पकड़ते हैं और मतलब सांस जो है लेते हैं। ठीक, सांस लेते हैं। इनमें कचरा बाहर निकालने के लिए कोई खास उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक, तस्वीर तो देख लिया आप लोगों ने, अब उदाहरण समझिए। समुद्री अर्चिन जो है ये लाल काले रंग की कांटों वाली गेंद जैसा दिखता है, दिख रहा है तस्वीरों में, देखा आपने, फिर से देख लीजिए, आइए दिखाता हूं। ठीक है, लाल काला है, गेंद जैसा, नोकीला निकला हुआ है। ठीक है, समुद्री अर्चिन है। और किस संघ का है ये? जी, एकिनोडर्माटा का है ये। ठीक, स्टार फिश या तारा मीन स्टार फिश तस्वीर में देखा आपने, नीले तारे के आकार का है। ठीक, ध्यान दें इसके पास भी मछली की तरह गिल्स या पंख नहीं होते, यह भी मछली नहीं है।
समझ गए? भले ही क्या नाम है, स्टार फिश, पर ये मछली नहीं है। तो ये चीज लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि स्टार फिश मछली है क्या। अन्य उदाहरण या पूछ लेगा कि इनमें से जो है कौन सी मछली है। फिश का उदाहरण है और नीचे 4 नाम दे देगा, उसमें स्टार फिश भी दे देगा। ठीक। अन्य उदाहरण है इसके ब्रीटल स्टार भृंगर तारा, या ककम्बर समुद्री ककड़ी, फेदर स्टार समुद्री लिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संग हेमी कार्डेटा, आधे कार्डेटा भी कहते हैं इसको। तो ये क्या है, हेमी का मतलब होता है आधा, और पहले वैज्ञानिकों को लगा कि इनके पास रीढ़ की हड्डी नोटोकार्ड की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए इन्हें कार्डेटा ग्रुप में रख दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि यह नोटोकार्ड नहीं था, इसीलिए अब इन्हें नॉन कार्डेटा में एक अलग संघ बना दिया गया है। ठीक। तो दिखने में कैसे हैं ये? समुद्र में रहने वाले कृमि कीड़ों जैसे, कीड़ों के समान है जीव होते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है बैलोनोग्लोसस। ठीक है, बैलोनोग्लोसस। हेमिकार्डेटा का अंत और कार्डेटा की शुरुआत। समझते हैं क्या मतलब है? तो बैलोनोग्लोसस जो है, ऊपर की तस्वीर में हमने देखा, ठीक है, ऐसा होता है दिखने में। यह एक कीड़े जैसा समुद्री जीव है। इसका शरीर बेलनाकार होता है और इसमें बंद परिसंचरण यानी क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। यह हेमिकार्डेटा का उदाहरण है। यहाँ से कार्डेटा शुरू होता है। कार्डेटा को समझने के लिए इसे 3 छोटे परिवारों उपसंघों में बांटा गया है। समझ गए? तो यहाँ तक इसकी बात खत्म। अब यहाँ से क्या शुरू होता है? कार्डेटा। अभी जितने भी हमने देखे वो सब जो था वो क्या था जी? वो सब जो था वो नॉन कार्डेटा था। अब हम लोग बात करेंगे कार्डेटा, यानी जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। समझ गए? चलिए, तो 3 छोटे परिवारों में उपसंघों में बांटा गया इसको। यू कार्डेटा, पहला तो है रीढ़ की हड्डी। नोटोकार्ड, सिर्फ इनके बच्चे लावा की पूंछ में होती है, बड़े होने पर गायब हो जाती है। उदाहरण के लिए एसेडिया, सेल्पा। यूरो कार्डेटा हमने देखा। अब सीफेलोकार्डेटा दूसरा है। इनके पूरे जीवन में सिर से लेकर पूंछ तक नोटोकार्डा हमेशा रहता है। उदाहरण एम्फिओक्सस। नोट, इन दोनों को मिलाकर एक साथ प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये सिर्फ समुद्र में मिलते हैं। समझ गए? यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। ठीक। कशेरुकी वर्टिब्रेटा, यह हमारा ग्रुप है, यानी हम इंसानों का, ठीक है, और बड़े जानवरों का। ठीक। इनमें सिर्फ बचपन यानी भ्रूण अवस्था में नोटोकार्डा होता है, जो बड़े होने पर एक मजबूत हड्डियों या उपास्थि वाले मेरुदंड यानी वर्टिकल कॉलम रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। पूरा खानदान नीचे का फ्लो चार्ट देख के समझते हैं। ठीक। चल, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मछली है और मछली से चिपका हुआ ये परजीवी है। इसका नाम है पेट्रोमाइजोन। ठीक, देख लिया ये चीज। अब एनेथा, जो देखिए वर्टिब्रेटा को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो एनेथा जिनके पास जबड़े नहीं होते उसको एनेथा कहते हैं। ये किस वर्ग में आते हैं? साइक्लोस्टोमेटा में। ठीक है, ये मछलियों के ऊपर चिपक कर उनका खून चूसने वाले परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए हमने पेट्रोमाइजोन को दिखा ही दिया। ठीक, ये अंडे देने के लिए समुद्र से मीठे पानी में जाते हैं और फिर वहीं मर जाते हैं। दूसरा जो वर्ग है, दूसरा जो भाग है वो है
ग्लैथोस्टोमेटा। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास मजबूत जबड़े होते हैं उन्हें आगे दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला तो है मत्स्य स्पीसीज, जिनके पास तैरने के लिए पंख होते हैं। इसमें दो वर्ग आते हैं, कंड्रीकिथीज और ऑस्टिकिथीज। ठीक, दूसरा जो है वो है टेट्रापोडा, जिनके पास 4 पैर और हाथ होते हैं। इनमें 4 वर्ग आते हैं, एम्फीबिया, ठीक है, मेढक, रेप्टिलिया, सांप, छिपकली, एवीज पक्षी और मैसेलिया इंसान और गाय। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियों के 2 मुख्य प्रकार क्या कौन कौन से हैं? कंड्रीकिथीज, ठीक है, और ऑस्टिकिथीज। इनके बीच डिफरेंस देख लेते हैं। तो कंड्रीकिथीज जो है वो नरम हड्डी वाली खतरनाक मछलियां होती हैं। हड्डियों का रहस्य क्या है? इनका कंकाल कठोर हड्डी, बोन का नहीं बल्कि नरम कार्टिलेज का बना होता है, जैसे हमारे कान की हड्डी होती है उसी से बना होता है। लक्षण क्या है? ये सिर्फ समुद्र के खारे पानी में मिलता है। इनके जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं। इनका दिल 2 चैम्बर वाला होता है। डूबने का डर होता है इनको पानी में भी। तो इनके शरीर के अंदर हवा की थैली, वायु कोश, एयर ब्लैडर नहीं होती। इसीलिए अगर ये 1 सेकंड के लिए भी तैरना रोक देंगी तो समुद्र में डूब जाएंगी। इन्हें जिंदा रहने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। असमतापी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये अपने मतलब कोल्ड ब्लडेड असमतापी, समझ रहे हैं? ये अपने शरीर का ताप माहौल के हिसाब से नहीं बदल सकते। ये ज्यादातर सीधे बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक, जरायूज, इसको जरायूज कहते हैं। अब तस्वीर और उदाहरण देखते हैं। ये एक शार्क है, इसको व्हाइट शार्क कहते हैं, सफेद शार्क। समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी भी है। शार्क की पूंछ विषम पाली यानी हेट्रोसेरल होती है, यानी ऊपर से बड़ी और नीचे से छोटी होती है। इसके बच्चे को पप कहते हैं, पप, PUP, पप कहते हैं। स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, इसे स्पेड नोज शार्क कहते हैं। सेम इसी के अंदर आते हैं ये। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे, ये ऐसी मछली है जो करंट बिजली मारती है। तो ये तीनों जो है वो एक कैटेगरी में आते हैं, यानी इनका जो है हड्डी वो कार्टिलेज का बना होता है, सॉफ्ट हड्डी होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक और है टाइगोन स्टिंगरे, इसके पास एक जहरीला डंक होता है। तो ये सब एक ही इसमें आते हैं। ठीक है, डॉग फिश, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरे और व्हाइट शार्क। अब आते हैं ऑस्टिकिथीज यानी बॉनी फिश की तरफ। ये सब कठोर हड्डी वाले मछलियां होती है। तो इसमें सी हॉर्स आप देख रहे हैं और रोहू देख रहे हैं। हड्डियों का रहस्य, इनका अंतकाल यानी अंदर से जो है कंकाल असली और मजबूत बोन से बना होता है। लक्षण क्या है? ये कार्टिलेज का नहीं बना होता, असली हड्डी जो हमारा पैर, हाथ, ये सब है। ठीक है, लक्षण क्या है? ये समुद्र के खारे पानी में भी मिलती है और मीठे पानी में, नदी तालाब के मीठे पानी में भी। इनका दिल भी 2 चैम्बर वाला होता है। वायु कोश, एयर ब्लैडर होता है। इनके पास इसका फायदा ये होता है कि एयर ब्लैडर होने के कारण
ये पानी में एक जगह बिना हिले डुले भी तैरती रहती है, फ्लोट करती है। ये डूबती नहीं है, अंडे देने वाली होती है। ये ज़्यादातर अंडे देती है, डायरेक्ट बच्चा नहीं देती है। ठीक, तस्वीर आप लोगों ने देख लिया है, उदाहरण समझिए। रोहू जो आप देख रहे हैं नदियों और तालाबों में मिलने वाला सबसे कॉमन भारतीय मछली है। इसके अलावा कतला और मांगूर भी मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं। सी हॉर्स जो आप देख रहे हैं इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। ये दिखने में बिल्कुल जो है घोड़े के मुंह जैसा होता है, लेकिन यह एक मछली है। ठीक, सी हॉर्स भले ही नाम है, तो इसको आप लोग कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, ये जो है ये क्या है? मछली है, फिश है, फिश है ये, फिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग फिश, ठीक, ये भी इसी के अंदर आते हैं। एक्सोजिट्स कहते हैं इसको। ये पानी से लंबी छलांग लगाकर हवा में उड़ती हुई महसूस होती है। एक्वेरियम वाली मछली, ठीक है, जो एक्वेरियम में होती है, ये सुंदर मछलियां होती हैं। इसमें एंजल फिश होते हैं। ठीक, इसको पेट्रोफिल्म भी कहते हैं और फाइटिंग फिश भी होती है। समझ गए? एग्जाम के हिसाब से कैप्सूल ले लीजिए। कॉड एक बहुत ही महत्वपूर्ण मछली होती है जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इसके लीवर का जो तेल है यानी कॉड लीवर ऑयल, ये विटामिन ई और डी की मात्रा से भरपूर होता है, इसीलिए इसको खूब वहाँ पे शिकार किया जाता है। ठीक, तो इस तेल से जो है हम देखेंगे एक कैप्सूल टाइप गोली आता है, ठीक है, वो इसी मछली का ये कॉड लीवर ऑयल होता है उसके अंदर, जिसको लोग खाते हैं सेहत के लिए। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन ए मिल सके। तो आज की क्लास का सबसे जो बड़ा सस्पेंस था वो यही था कि शार्क कभी सोती क्यों नहीं है। ठीक है, अगर शार्क सो गई तो क्या होगा? तैरना बंद कर देगी, और तैरना बंद कर देगी तो क्या होगा? उसके पास एयर ब्लैडर नहीं है, और उसकी वजह से क्या होगा? वो समुद्र की गहराई में डूब जाएगी। जबकि हमारी रोहू मछली आराम से पानी के ऊपर नीचे कर सकती है, तैर सकती है, पानी में एक जगह टिक कर भी सो सकती है आराम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उभयचर एम्फीबिया, जल और थल के राजा। सलामेंडर, हाइला, इक्थियोफिस। तो एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब होता है जीवन, यानी दो तरह का जीवन, यानी वे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। खासियत क्या है? इनके पास आमतौर पर 2 जोड़े 4 पैर होते हैं, कुछ में पूंछ भी होती है। इनकी त्वचा हमेशा नम मॉइस्ट होती है और बिना स्केल सल्क वाली, यानी इनके ऊपर कोई कवच नहीं होता। और इनकी आंखों पर जो है पलकें होती है। ठीक, इनकी आंखों पर पलकें होती है, तो पलकें झपकाते हैं तो बंद कर लेते हैं। ठीक है, आंखें। सांस कैसे लेते हैं? ये गिल्स, ठीक है, गिल्स से भी लेते हैं, फेफड़ों से भी लेते हैं, और अपनी गीली त्वचा यानी तीनों से ये सांस लेते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं। समझ गए? दिल और तापमान, इनका 3 चैम्बर का दिल होता है, और ये भी असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और पानी में अंडे देते हैं। समझ गए? यानी अपना ताप मेंटेन नहीं कर सकते। तो तस्वीरें आप लोगों ने देख ली, अब उदाहरण से समझिए। सैलेमेंडर जो है ये छिपकली जैसा दिखने वाला उभयचर है जिसकी पूंछ होती है। हाइला इसे वृक्ष मेढक, ठीक है, ट्री फ्रॉग कहते हैं। ये अक्सर आपको वहां पे दिखेगा, केला का पेड़ होता है, केला के पेड़ में रहता है। ठीक, तो जब भी केला उला काटने या तोड़ने या केला का पत्ता काटने जाए तो थोड़ा सावधानी से जाए, थोड़ा जहरीला होता है। समझ गए? चलिए, तो हाइला ये वृक्ष मेढक होता है, ट्री होता है, पेड़ पे होता है, जो पेड़ पे रहता है और पानी में भी रह सकता है। इक्थियोफिस जो है ये बिना पैरों वाला लिम्बलेस
उभयचर है जो सांप जैसा दिखता है और इसकी जीभ नहीं होती। ये चीज समझ गए। अन्य जो है वो बूफो, टोड और मेढक, फ्रॉग ये अलग है। ये हाइला नहीं है, हाइला अलग है और टोड अलग है और मेढक अलग है। समझ गए। चलिए मेढक के सुपर फैक्ट्स की बात करते हैं एग्जाम स्पेशल के हिसाब से। लंग फिश ये मछलियों और उभयचरों के बीच की जो है कड़ी होती है, कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। मछली जैसा दिख रहा है ना, ये मछली नहीं है। लंग फिश क्या होता है? लंग फिश जो होता है ना, वो समझिए कि आधा मछली और आधा मेढक है। तो मेढक का कायांतरण मेटामॉर्फोसिस। जब मेढक का बच्चा टैडपोल बड़ा मेढक बनता है तो उसकी आंत इंटेस्टाइन जो है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है, क्योंकि पहले वो शाकाहारी होता है और बाद में मांसाहारी हो जाता है बड़े होने पे। ये बात पता थी? लिख लीजिए। त्वचा से सांस लेता है। मेढक की त्वचा पानी और गैसों के लिए प्राग्मय परमिएबल होती है, इसलिए वो मिट्टी के अंदर या पानी में त्वचा से आसानी से सांस ले लेता है। वयस्क होने पर जमीन पर फेफड़ों का इस्तेमाल भी करता है। समझ गए? टर टर जो करता है। सरीसृप रेंग कर चलने वाले जीव, उनको सरीसृप कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं, जैसे कछुआ और मगरमच्छ। खासियत क्या है? ये मुख्य रूप से जमीन पे रहते हैं, पानी में भी जाते हैं ऐसा नहीं, पर मुख्य रूप से जमीन पे। इनकी त्वचा एकदम सूखी और शुष्क स्केल्स वाली होती है जो केराटिन प्रोटीन से बनी होती है। इनके कान बाहर से नहीं दिखते, ब्रह्मकर्ण छिद्र अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। दिल का अपवाद एक्सेप्शन है। वैसे तो सरीसृपों का 3 चैम्बर वाला दिल होता है, लेकिन मगरमच्छ एकलौता ऐसा सरीसृप है जिसका 4 चैम्बर वाला इंसानों जैसा दिल होता है। ठीक है, ये पूछ देगा एग्जाम में, इसको भी लिख लीजिए। सिर्फ मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल ऐसा। ये भी असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और करे कवच वाले अंडे देते हैं। ठीक, तस्वीर देख ली आप लोगों ने, उदाहरण से समझिए। कछुआ टॉर्टॉइस या टर्टल, इसके ऊपर हड्डियों का करा जो है कवच होता है। मगरमच्छ पानी और जमीन का खतरनाक शिकारी है। अन्य उदाहरण देखें तो गिरगिट, छिपकली, घड़ियाल, एलिगेटर, ये सब जो है रेप्टाइल्स हैं। सांप जैसे कोबरा, करैत, वाइपर, ये तीनों बेहद ही जहरीले होते हैं, ये भी रेप्टाइल्स हैं। ठीक, सांपों के गुप्त रहस्य भी यहाँ पे हैं। तो बिना जहर वाले सांप होते हैं बुआ, पाइथन यानी अजगर और किंग स्नेक। किंग स्नेक हरहरा सांप। ठीक है, सर्च करें किंग स्नेक कौन होता है। मेरे ख्याल से हरहरा सांप को ही कहते हैं। जहर कहाँ से आता है? जहरीले सांपों की लार ग्रंथियां जो होती है, सेलिब्री ग्लैंड्स, यहीं से है, यहीं पे जहर की थैली होती है और ये जो है जहर की थैली में बदल जाता है। ठीक है, लार ग्रंथि। इनके जहरीले दांत असल में मैक्सिलरी दांतों का ही बदला हुआ रूप है। अब बात करते हैं पक्षी वर्ग की। अब आगे सिकंदर, एब्स, तो कैसोवरी, टीवी, रिया, ये 3 उदाहरण देख रहे हैं तस्वीर में, अच्छे से देख लीजिए। खासियत क्या है इनके? सबसे बड़ा फीचर है शरीर और पंखों का होना और उड़ने की क्षमता होना। इनके दांत नहीं होते हैं बल्कि चोंच होती है। चोंच को इंग्लिश में बीक कहते हैं। ठीक है, वीक नहीं, बीक, BEAK। हड्डियों का जादू है इनके पास। उड़ने के लिए शरीर का हल्का होना जरूरी होता है, इसलिए इनकी लंबी हड्डियां अंदर से खोखली होती है, न्यूमेटिक होती है। इनमें हवा की जो थैलियां होती है, वायुकोश, एयर कैविटीज होती हैं। ठीक है, खोखली होगी तो क्या होगी? इसके अंदर हवा भर जाता है और उड़ने में आसानी होती है। दिल और तापमान, इनका दिल पूरी तरह 4 चैम्बर का होता है। सबसे जरूरी बात, ये समतापी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी सर्दियों या गर्मियों में इनके शरीर का तापमान नहीं बदलता है, हमेशा एक जैसा रहता है जैसे इंसानों का। ठीक है,
साइंस वॉइस बॉक्स, पक्षियों के गले में शाब्दिनी श्रिंक्स नाम का अंग होता है जिससे ये सुंदर आवाजें निकालते हैं। इनमें सिर्फ बाईं तरफ अंडाशय होता है, लेफ्ट ओवरी ही विकसित होती है ताकि वजन कम रहे। समझ गए? ये सब चीजें लिख लेंगे। तस्वीरें देख लिया आप लोगों ने, तो बात करते हैं न उड़ने वाली पक्षियों के बारे में। ठीक, कैसोवरी, कीवी और रिया ये न उड़ने वाली पक्षियां हैं। ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जो भारी होने के कारण उड़ नहीं सकते। ठीक, सिर्फ तेज दौड़ सकती हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, पक्षियों के मजेदार और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और भारी जीवित पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता, अफ्रीका में मिलता है। इसकी आंखें इसके दिमाग से बड़ी होती हैं और थलीय जीवों में इसकी आंखें सबसे बड़ी हैं। इसका अंडा दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका लार्जेस्ट सेल है। इसके पैर में सिर्फ 2 उंगलियां होती हैं। अब बात करते हैं एमू की। ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है जो शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक, शुतुरमुर्ग अफ्रीका में मिलता है, ठीक है, और एमू जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये सब लिख लीजिए। ये दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है और इसके पैरों में 3 उंगलियां होती हैं। पेंगुइन भी पक्षियों के अंदर ही आता है। यह उड़ न पाने वाला समुद्री जलीय पक्षी है जो मुख्य रूप से बर्फीले दक्षिणी गोलार्ध यानी एंटार्क्टिका में रहता है। एम्परेर पेंगुइन जो है सबसे विशाल पेंगुइन है। बत्तख और राजहंस, इनके पैरों की उंगलियों के बीच चमड़ी जाल होता है, वेब फीट होता है, जो इन्हें पानी में चप्पू की तरह तैरने में मदद करता है। गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। यह इकलौता ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है और हवा में एक जगह स्थिर रह भी सकता है। उड़ते समय इसके दिल की धड़कन 1250 बीट प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। इसका दिमाग अपने पूरे शरीर के वजन के अनुपात में सब पक्षियों से जो है बड़ा होता है, यानी जितना इसका शरीर का वजन इसके दिमाग के वजन का अनुपात जो है ये और पक्षियों के तुलना में बड़ा होता है। ठीक, और इसकी याददाश्त जो है वो बहुत ही गजब की होती है। आपको पहचान गया तो पहचान ही गया, रास्ता नहीं भूलता ये कभी। तो पक्षियों को लेकर और भी अनोखे बोनस फैक्ट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कपूत दूध, ठीक है, पिजियंस मिल्क। नर और मादा दोनों कबूतर गले में एक जो है अनपुट यानी क्रॉप होता है इनके दोनों के गले में। यहाँ पे क्या करते हैं, वो खाना जमा करते हैं, वहां से सफेद पोषक लिक्विड निकलता है जिसको कपोत दूध कहते हैं, जो प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये अपने बच्चे को पिलाते हैं। ठीक, कबूतर के अलावा फ्लेमिंगो और एम्पेरर पेंगुइन भी जो है इस तरह की क्षमता रखते हैं। कुटक कील, उड़ने वाले पक्षियों की छाती जो होती है, छाती का जो हड्डी होता है जिसको स्टर्नम कहते हैं, ब्रेस्ट बोन, ये क्या होता है, इसका हिस्सा जो एक होता है वो बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक, जिसको कील कहते हैं। यह उड़ने में मदद करता है, लेकिन शुतुरमुर्ग और कीवी जैसे न उड़ पाने वाले पक्षियों में ये नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं स्तनधारी वर्ग की मैमल्स की, सबसे समझदार और विकसित। तो इस ग्रुप में इंसान, गाय, भैंस, चमगादड़ और समुद्र की व्हेल मछली भी शामिल है। तो मुख्य लक्षण क्या है, धरती के हर कोने में मिल जाते हैं। बर्फीले ठंड हो, इलाका कोई भी हो, रेगिस्तान हो, जंगल हो, गुफा हो, समुद्र हो, सब जगह मिलते हैं ये। ठीक, स्तन ग्रंथियां होती हैं इनके अंदर। इनका जो सबसे मुख्य लक्षण है ये दूध पैदा करने वाली ग्रंथियों का होना है इनके अंदर, जिससे ये अपने बच्चे को पोषण देते हैं। डायफ्राम, सांस लेने के लिए इनके छाती और पेट के बीच एक पेशीय पर्दा होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। इनका एक बुनियादी लक्षण है ये। अन्य पहचान क्या है, शरीर की त्वचा के ऊपर रोम होता है, बाल होता है छोटा छोटा हल्का हल्का, और बाहर की तरफ कान, यानी कान जो है वो बाहर की तरफ साफ दिखाई देता है। इनका दिल पूरी तरह 4 चेम्बर का होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों का वर्गीकरण, तो स्तनधारियों का भी वर्गीकरण किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बच्चे ही पैदा करते हैं, बल्कि ये
अंडे भी दे सकते हैं। तो इनको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो प्रोटोथेरिया पहला है, अंडे देने वाली स्तनधारी, इसमें प्लैटिपस और एक्डीना आते हैं। देख लीजिए, दोनों को पहचान लीजिए अच्छे से। तो ये स्तनधारी होने के बावजूद बच्चे को नहीं देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। इनके पास यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्र मार्ग की थैली नहीं होती है, इसी कारण तो ये शिकार पकड़ने के लिए पानी में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। स्तनधारियों और सरीसृपों या सांप छिपकली के बीच का जो है ये कड़ी माना जाता है, ये लोग जो आपको दिख रहे हैं, जो कि प्रोटोथेरिया ग्रुप से आते हैं, ठीक। तस्वीर देख लिया आपने प्लैटिपस का, और इसकी चोंच देख रहे हैं आप, बत्तख जैसी होती है पहचानने के लिए। यह एक अजीब जीव है। एक्डीना जो होता है ये इसके शरीर में कांटों जैसा बाल होता है, इसे स्पाइनी एंट ईटर भी कहते हैं, चींटी खाने वाला कटीला जानवर। मेटाथेरिया होता है दूसरा ग्रुप, और मैमल्स का अधूरे बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। ये पूरी तरह विकसित बच्चा पैदा नहीं कर पाते, इसलिए इनके पेट में एक थैली होती है, मार्सुपियम जिसको कहते हैं, जिसमें रखकर ये बच्चे को थोड़ा बड़ा करते हैं, जैसे कंगारू और कोआला, ठीक। यूथेरिया हम लोग हैं पूर्ण विकसित बच्चे देने वाले। प्लेसेंटा होता है इनके अंदर, जिससे विकसित बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो इनके पेट के अंदर प्लेसेंटा होता है, नाल होता है, जिससे बच्चा जो है पूरी तरह विकसित पैदा होता है, समझ गए। तो तस्वीर में आप देख रहे हैं समुद्री घोड़ा देखिए, आइए दिखाता हूँ। समुद्री सी लॉइन कहते हैं इसको, समुद्री घोड़ा। ये आपको सील जैसा लग रहा है, ठीक है। वॉलरस, इसके 2 दांत निकले हुए हैं, देख लीजिए। और टपीर, ये जो है एक सुअर जैसा और छोटे से हाथी के सूंड जैसा निकला हुआ है, तो ये टपीर है। और कांटेदार जंगली चूहा, ठीक है, इसको हेजहॉग भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इमेज को मैंने दिखा दिया है और अब बात करते हैं, ठीक। तो समुद्री घोड़ा सी लॉइन तस्वीर में देख लिया, जैसा सील जैसा दिखता है। वॉलरस जो होता है, इसके मुंह और बड़े दांतों के बाहर निकले हुए, तो इसके मुंह से 2 बड़े दांतें बाहर निकले हुए हैं, देख लिया था आपने। इसके अलावा डॉल्फिन और ब्लू व्हेल भी जो है वो पानी में मैमल्स हैं, ठीक। जमीनी स्तर पर अगर देखें तो टापीर है, तस्वीर में देखा ये सुअर छोटी सूंड वाले हाथी जैसा दिखता है। हेजहॉग कांटेदार जंगली चूहा होता है। हाथी, जिराफ, शेर, गाय, बंदर, स्वयं मनुष्य भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य, एग्जाम टारगेटेड सुपर फैक्ट्स। तो ब्लू व्हेल जो है इस पृथ्वी का सबसे विशालकाय स्तनधारी मैमल्स है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्राणी है। इसके बच्चे जो शावक होते हैं उसका वजन रोज लगभग 200 पाउंड बढ़ता है, 200 पाउंड तक बढ़ता रहता है, ठीक। तो जंतु जगत में इसके बच्चे की ग्रोथ सबसे फास्ट होती है। ये समुद्र में छोटे जीवों, क्रील और जुप्लैंक्टन को खाती है। अफ्रीकी हाथी इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मैमल्स में। ये पृथ्वी का सबसे विशालकाय यानी जमीन पे रहने वाला, स्थलीय जमीन पे रहने वाला जीव है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर का रहस्य क्या है? तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में तो पित्ताशय नहीं होता, लेकिन रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में, घोड़ों, चूहों के पास पित्ताशय नहीं पाया जाता है, ठीक है, समझ गए। चमगादड़ जो है यह उड़ सकता है, फिर भी पक्षी नहीं है, क्योंकि इसके पास स्तनधारियों वाला डायफ्राम होता है और यह बच्चों को जन्म देता है। खरगोश का सिग्नल, जब खरगोश को कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए अपने पिछले पैरों को जमीन पर जोर से पटकता है, प्रहार करता है, समझ गए। डायनासोर ये करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे जो सरीसृप रेप्टाइल वर्ग में आते थे। ये लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्रीटेशियम युग के अंत में विलुप्त हो गए। बाकी आर्कियोपेटेरिक्स यह पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है। इसके पास पक्षियों जैसे पंख भी थे और सरीसृप जैसे जबड़े, दांत और पूंछ भी थे। ये विलुप्त हैं दोनों, समझ गए। चलिए, तो ये था पूरा डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।